आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। सच कहूं तो आज हम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक वास्तविकता पर बात करने वाले हैं जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डरावनी भी। हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि इंसानियत में दूसरों को दर्द में देखकर दुख होता है, लेकिन क्या हो अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा न हो। आज के इस विश्लेषण में हम व्यवहारिक मनोविज्ञान के कुछ ऐसे पन्ने खोलेंगे जो हमें बताएंगे कि कुछ लोग दूसरों की तकलीफ में खुशी क्यों ढूंढते हैं, और सबसे अहम बात, हम ये जानेंगे कि विज्ञान के आधार पर हम खुद को इन लोगों से कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हमारे बीच छुपे दानव, फिर बग क्रशिंग एक्सपेरिमेंट, सेडिज्म के 3 लक्षण, डार्वो मैनिपुलेशन साइकिल और अंत में सबसे जरूरी बचाव के 4 नियम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, हमारे बीच छिपे दानव। ये समझना बहुत जरूरी है कि खतरनाक व्यवहार हमेशा फिल्मों वाले विलन के रूप में नहीं आता। अक्सर ये बहुत ही सामान्य चेहरों के पीछे छिपा होता है। अब देखिए, ये 6 का आंकड़ा कोई मामूली बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार हर 100 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को दर्द में देखकर सच में सक्रिय रूप से खुशी मिलती है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि ये कोई बहुत दुर्लभ बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद एक कड़वी सच्चाई है। और यही बात इस विषय को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर समझना जरूरी है। हम सब कभी ना कभी हंसे हैं जब कोई अनजाने में केले के छिलके पर फिसल जाता है ना? जर्मन भाषा में इसे शैडेनफ्रॉयडे कहते हैं। ये एक निष्क्रिय आनंद है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। लेकिन सक्रिय सेडिज्म बिल्कुल अलग चीज है। ये वो लोग हैं जो खुद केले का छिलका गिराएंगे, किसी कोने में छिपेंगे और फिर किसी के गिरने का इंतजार करेंगे। वो प्लानिंग और जानबूझकर दिया गया दर्द ही असली सेडिज्म है। 2013 में डॉक्टर डेलेरॉय पॉलहास ने इंसानी दिमाग की इस काली सच्चाई पर शोध किया और इसे द डार्क टेट्राड का नाम दिया। इसमें 4 तरह की पर्सनैलिटी होती हैं। नार्सिसिज्म, जहां खुद को सबसे महान समझा जाता है। मैकियावेलियनिज्म, जहां लोगों का सिर्फ इस्तेमाल होता है। साइकोपैथी, जहां भावनाओं की जगह बिल्कुल खाली होती है। और चौथा है सैडिज्म, जिसका एकमात्र मकसद दूसरों के दर्द का मजा लेना है। आज हमारा पूरा फोकस इसी चौथे प्रकार पर रहने वाला है। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, बग क्रैशिंग एक्सपेरिमेंट। विज्ञान के नजरिए से देखते हैं कि रियल लाइफ में ये सब काम कैसे करता है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एरन बकल्स की टीम ने एक बड़ा ही अजीब लेकिन आंखें खोल देने वाला प्रयोग किया। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जिनमें सेडिस्टिक लक्षण थे और उन्हें 4 में से एक काम चुनने को कहा। पहला, किसी बुजुर्ग की मसाज करना, दूसरा, टॉयलेट साफ करना, तीसरा, बच्चों के साथ खेलना और चौथा काम था एक मशीन की मदद से जिंदा कीड़ों को कुचलना। अब जो बात वाकई में हैरान करने वाली है वो ये है कि पहचाने गए सैडिस्टिक लोगों में से लगभग 98% ने बाकी सभी बोरिंग या सामान्य कामों को छोड़ दिया। उन्होंने सीधा कीड़े कुचलने का काम चुना। मनोविज्ञान की दुनिया में ये पहली बार वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ कि ये लोग सिर्फ दर्द देखकर खुश नहीं होते, मौका मिलने पर ये उसे सक्रिय रूप से चुनते भी हैं। तीसरे भाग पर आते हैं सेडिज्म के 3 लक्षण। हम इन लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पहचान सकते हैं, इससे पहले कि कोई नुकसान हो? पहला है स्माइल मिसमैच। माइक्रो एक्सप्रेशंस के एक्सपर्ट डॉक्टर पॉल एकमन के अनुसार, जब ऐसे लोग कोई बुरी खबर सुनते हैं, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई या कोई बीमार है, तो उनके अवचेतन दिमाग को तुरंत एक रिवॉर्ड महसूस होता है। उनके चेहरे पर एक माइक्रोसेकंड के लिए खुशी की चमक आती है और फिर अचानक से वो चिंता और हमदर्दी का मास्क पहन लेते हैं। वो एक पल की मुस्कान ही उनकी असली पहचान है। दूसरा इशारा है लक्षित मजाक या टारगेटेड जोक। ये कोई नॉर्मल हंसी मजाक नहीं है दोस्तों। ये लोग किसी भरोसे में बताई गई असुरक्षा को सीधा अपना हथियार बना लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अकेले में बताया कि उसे अपनी कम लंबाई को लेकर झिझक है, तो ये लोग भीड़ में या लोगों के सामने उसी बात पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और उसका मजाक बनाएंगे, जहां उन्हें अच्छे से पता होता है कि चोट कहाँ लगेगी। और तीसरा लक्षण, जो शायद सबसे खतरनाक है, कमजोरी पर वार। इनकी टाइमिंग कमाल की होती है। ये दर्द देने के लिए बिल्कुल सही समय का इंतजार करेंगे। जैसे अगर किसी का जॉब इंटरव्यू बहुत खराब हुआ है और वो इंसान काफी उदास है, तो ठीक उसी समय ये आकर बताएंगे कि उनके किसी रिश्तेदार का कितना बड़ा प्रमोशन हो गया है।
मकसद एकदम साफ है, जब सामने वाला सबसे कमजोर हो तब भावनात्मक दर्द को दोगुना कर देना। चौथा भाग, डार्वो मैनिपुलेशन साइकिल। ये वो व्यावहारिक चाल है जिसमें शिकार को फंसाया और पूरी तरह से भ्रमित किया जाता है। ये जाल बहुत ही चालाकी से काम करता है। डार्वो के 3 कदम हैं। सबसे पहले डिनाई, इनकार करना। अगर आप उन्हें उनकी गलती का सबूत दिखाएंगे तो वो साफ मुकर जाएंगे। फिर अटैक, हमला, वो आपकी ही कमियों और कमजोरियों पर वार करने लगेंगे। और तीसरा और सबसे खतरनाक है रिवर्स विक्टिम एंड ऑफेंडर। वो पूरी सच्चाई को इस तरह पलट देंगे कि अंत में पीड़ित को ही लगने लगेगा कि यार शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही उकसाया होगा। ये सच में एक मेंटल ट्रैप है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कोई ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब हमारी न्यूरोलॉजी में है। जब ये किसी को रोते हुए या परेशान देखते हैं तो इनके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें किसी की मदद करके खुशी मिलती है, इनका दिमाग दूसरों को तोड़कर डोपामाइन रिलीज करता है और इसीलिए ये जहरीले चक्र के पूरी तरह से आदी हो जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं, क्या ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना लग रहा है अपने ऑफिस में या अपने जानने वालों के बीच? क्या कोई बार बार कमजोरियों पर तभी वार कर रहा है जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं? अगर हाँ, तो ये पहचान लेना ही सबसे पहला और जरूरी कदम है। और अब हमारा आखिरी और सबसे जरूरी भाग, बचाव के 4 नियम। आइए जानते हैं कि मनोविज्ञान हमें खुद को बचाने के लिए कौन सी सॉलिड रणनीतियां देता है। तो यहाँ सबसे कारगर और शक्तिशाली तरीका है ग्रे रॉकिंग। आसान शब्दों में कहूँ तो एक ग्रे रंग के पत्थर की तरह बिल्कुल उबाऊ और भावहीन बन जाना। जब वो उकसाने की कोशिश करें तो कोई इमोशन नहीं दिखाना है, न गुस्सा न रोना। जब हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो उनके दिमाग का वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी और अंततः वो बोर होकर किसी और की तलाश में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा पूरा बचाव प्रोटोकॉल कुछ इस तरह है। पहला कदम हमने समझा, ग्रे रॉकिंग। दूसरा है नो शेयरिंग। ऐसे लोगों को अपनी भावनाएं और कमजोरियां कभी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि वो इसे हथियार बना लेंगे। तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। अगर वर्कप्लेस पर ऐसा हो रहा है तो हर चीज का रिकॉर्ड रखिए ताकि डार्वो का सामना तथ्यों से किया जा सके। और चौथा, एग्जिट। जब भी संभव हो ऐसे जहरीले माहौल से खुद को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लीजिए। थोड़ा सा गणित दिमाग में रखना जरूरी है। अगर 100 में से 6 लोग ऐसे हैं तो संभावना ये है कि हमारे 30 करीबी लोगों के नेटवर्क में कम से कम 1 या 2 लोग इस पर्सनालिटी वाले हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें ऐसे लोगों को सुधारने या बदलने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने और खुद को सुरक्षित रखने पर फोकस करना है। तो अंत में सवाल बस इतना सा है, क्या हम ऐसे ही अनजाने में शिकार बनते रहेंगे या फिर अब समय आ गया है कि हम उन सक्रिय केले के छिलकों को पहचानें और अपनी मानसिक शांति को चुनते हुए वहां से दूर चले जाएं? जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। अपनी शांति को प्राथमिकता देना ही असली जीत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।